गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने काफी कुछ पढ़ लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। वो है क्या बच्चों? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। और ये टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। ये टॉपिक क्या होने वाला है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसी टॉपिक का इसी में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, जो कि आपका 3D ज्योमेट्री में यूज है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन वगैरह सारा कुछ टर्म को हम लोग इनिशिएट करेंगे 3D प्लेन में, वेक्टर को 3D प्लेन में समझेंगे, और वही हमारा यूज होने वाला है 3D ज्योमेट्री में। और हम पहले बता चुके हैं कि हम लोग वेक्टर किस लिए पढ़ रहे हैं, तो ताकि 3D ज्योमेट्री में हमें हेल्प मिल सके, है ना। तो चलिए इसी से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होगा, तो उसको समझने के लिए एक थोड़ा सा हम 3D प्लेन लेते हैं। तो 3D प्लेन हमारा क्या हो गया, यानी कि 3 लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। 3 लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप जहां पे बैठे हुए वहां पे कॉर्नर में देखिए, आप अपने रूम के कॉर्नर में देखिए, तो आपको 3 लाइन मिलता हुआ मिल रहा होगा, है ना। 3 लाइन और तीनों एक दूसरे पे क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। यानी कोई भी 2 लाइन के बीच का अगर आप एंगल निकालना चाहोगे तो 90 डिग्री बन रहा है। कोई भी 2 लाइन के बीच का आप एंगल निकालना चाहोगे तो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। यानी कि ये, ठीक है, इसका नाम दे दो x एज यूजुअल, ये y, तो ये क्या हो गया z, x y z आपके पास आ गया, x y z आ गया। अब आपको यहाँ पे 3 को पॉइंट कंसीडर करना है बच्चों। क्या करना है? 3 पॉइंट कंसीडर करना है। 3 पॉइंट कंसीडर करना कहने का मतलब हम कह रहे हैं कि आप पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। एक a 1 0 0, b 0 1 0, c 0 0 1, है ना। एक पॉइंट कंसीडर कर लिए। चलिए हम ये तो सबको पता है ना, ऑरिजिन तो आपका वही होगा, स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका वही होगा, क्योंकि वो क्या है, ऑरिजिन। ऑरिजिन से हम लोग काउंट करेंगे। तो बताओ ए कहाँ होगा? 1 0 0, 1 0 0 कहने का मतलब क्या, x y z, पहले x डिनोट, उसके बाद y, उसके बाद z, तो 1 0 0 कहीं ना कहीं यहीं पे ना होगा, ठीक है। 1 0 0 हो गया। ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बाई एक्सिस पे, थोड़ा सा और बड़ा ले लें, चलो यहाँ पे है अब, ठीक है। और सी यहाँ पे हो गया, है ना। सी क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। तो क्लियरली यहाँ से एक चीज पता है कि OA का वैल्यू कितना हमारे पास, 1 यूनिट है, क्योंकि हमारे पास 1 है। और साथ ही साथ OA का डायरेक्शन दिया हुआ है बच्चों, किसकी तरफ है, x की तरफ। डायरेक्शन दिया हुआ x की तरफ। अब थोड़ा ध्यान दो, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो ये हमारा वेक्टर कहलाएगा, ये हमारा वेक्टर कहलाएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर कहलाएगा, है ना। यानी कि हम OA को लिख सकते हैं, OA को कंसीडर कर सकते हैं यूनिट वेक्टर। ये आपका इसका मॉडुलस हो गया 1, तो OA कंसीडर होगा हमारा यूनिट वेक्टर। अब इसका एक नाम होता है बच्चों। अगर OA हम ले रहे हैं यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग, तो x एक्सिस में इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा x एक्सिस में i। x एक्सिस में क्या नाम हो जाता है इसका, i। इसको हम लोग बोलते हैं i कैप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, i कैप, क्योंकि ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्यों यूनिट वेक्टर है? क्योंकि इसका मॉडुलस, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या, 1 है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हम एक पॉइंट लिए a 1 0 0, तो ये पॉइंट a था, और ये 0a एक हमारा वेक्टर की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन x की तरफ और मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अब मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका हमारा क्या होगा, ये हमारा वो यूनिट वेक्टर काउंट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, यूनिट वेक्टर काउंट कर रहा। और इसी यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, आई कैप। इसका हम लोग नया नाम दे दिए, क्या हो गया, आई कैप। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आई कैप, यानी कंपोनेंट। तो यही इसका कंपोनेंट हो गया बच्चों। वेक्टर क्या हो गया, एक्स एक्सिस के जो आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई कैप। एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस कोरस्पोंडिंग जो आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई कैप। तो इस तरह से बाई एक्सिस है, तो बाई एक्सिस में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तक इसका भी क्या हो, ओबी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1। ओबी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1। ओबी आपका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर है। इसको हम लोग कंसीडर करेंगे जे कैप। क्या कंसीडर करेंगे बच्चों, जे कैप। और इस तरह से इधर आ गया, इधर क्या कहलाएगा बच्चों, ये भी यूनिट वेक्टर है, ओसी, इधर अगेन यूनिट वेक्टर। ये क्या लाएगा आपका, के कैप। क्या कहलाएगा बच्चों, के कैप। तो अब आप एक चीज समझ रहे हैं कि अगर x के डायरेक्शन में, x एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग जो यूनिट वेक्टर लेंगे वो आपका हो गया, x के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेंगे वो हमारा हो गया आई कैप। y के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेंगे उसको हो गया जे कैप। और z के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, के कैप। उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, के कैप। अब इसको चीज को ध्यान से देखिए, ठीक है। ये आ गया, यानी कि हम लोग ये समझ गए कि कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर क्या होता है, x ये आई कैप, जे कैप, के कैप। अभी हम कंपोनेंट नहीं पढ़े बच्चों, अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग अब कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं, यानी कोई भी किसी चीज, किसी भी वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट x y z में किस फॉर्म में आता है, x y और z किस टर्म में आता है। तो अब थोड़ा सा इसको करें, पहले इसको इरेज करें। यहाँ तक क्लियर है कि हमारे पास यहाँ से हम कॉन्सेप्ट क्लियर पता चल गया कि आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, के कैप क्या है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई कैप क्या है ना, यूनिट वेक्टर ऑफ आई कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ जे कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ के कैप। अब हम किसी वेक्टर को इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं,
और हमको एक वेक्टर लेते हैं जिसको इसके फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इसको इरेज करना हो, इरेज कर देते हैं, है ना। तो चलिए इसको इरेज करके अब अच्छा इसको भी इरेज कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम देखिए यहाँ पे, तुम ध्यान देखिएगा, हम कोई एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हमको 3D डायमेंशन लेना होगा। रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3D डायमेंशन लेना होगा। इस पे तो हम ले नहीं सकते हैं, फिर भी आप यहाँ पे समझिएगा, तुम 3D डायमेंशन की तरफ समझिएगा। आप यहाँ पे 3D रिप्रेजेंटेशन ले लिए है ना, 3D रिप्रेजेंटेशन लिए हैं, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आप कहीं पे भी ले सकते हो एक्स वाई जेड, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एक दूसरे क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एक हमारा आर वेक्टर है, यहाँ पे हमारा क्या है, आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर को हमको निकालना है किसके फॉर्म में, आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में निकालना है। ऐसे इसके कंपोनेंट में निकालना है। किसके फॉर्म में निकालना है बच्चों, आई कैप, जे कैप और के कैप, यानी आर वेक्टर का वैल्यू हमें निकालना आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में निकालना है। तो अब ध्यान से देखिए कैसे कैसे हो रहा है। ये है हमारे पास आर वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर कैसे कैसे बना है, कैसे कैसे बना वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर ये आर वेक्टर है तो इधर हमारा क्या हो रहा है बच्चों, ये हमारा बाई है, यानी बाई की जगह पे क्या होता है हमारा जे वेक्टर, यानी यूनिट बाई का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे। जेड का यूनिट वेक्टर होता है के, और एक्स का यूनिट वेक्टर होता है एक्स सॉरी आई, एक्स का यूनिट वेक्टर होता है आई। तो अगर हम इस वेक्टर की बात करें तो वेक्टर कहां से पहुंचा होगा, तो सपोज दैट हम यहां से लेते हैं ओ पी, सबसे पहले गया होगा ओपी, सबसे पहले क्या होगा, यहां से ओ से पी की तरफ गया होगा। कहां से कहां तक गया होगा बच्चों, ओ से पी की तरफ गया होगा। तो ओ से पी की तरफ गया होगा तो इसका वेक्टर क्या कहलाएगा, ओ से पी की तरफ गया होगा तो ओपी वेक्टर क्या कहलाएगा। तो ओपी वेक्टर क्या कहलाएगा सर, इसके यूनिट वेक्टर में कितना एक्स, कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, इसके यूनिट वेक्टर में एक्स डिस्टेंस जाएगा, यानी ओपी वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर क्या है आई और एक्स डिस्टेंस। यूनिट वेक्टर में आई, यूनिट वेक्टर में क्या है आई, और उसमें एक्स डिस्टेंस गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपी वेक्टर बोल सकते हैं, है ना। फिर ओपी के बाद वो कहां गया, पी से यहाँ पे नाम दे दो क्या, पी डी, क्या नाम दे दिए, पी डी। तो पी से डी की तरफ जाएगा, कहां जाएगा बच्चों, पी डी वेक्टर। कहां से कहां लग गया, पी, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए। ओ से पी की तरफ गया तो ये हमारा क्या गया, ओ से पी की तरफ हमारा क्या, आई हमारा यूनिट वेक्टर है। कितना यूनिट वेक्टर गया, तो सर एक्स डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस। तो एक्स इंटू आई, एक्स आई डिस्टेंस हो गया हमारा वो वेक्टर। अब ये पी से डी की तरफ जा रहा है, तो पी से डी की तरफ जा रहा है, या पी से डी बोलिए या ओ से बाई बोलिए, देखिए ये दोनों सेम है कि नहीं सेम है। तो जब ये सेम है तो इसमें हमारा जे वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर। ओ बाई और पी डी दोनों पैरेलल वेक्टर है, ओ बाई और पी डी दोनों क्या हमारा पैरेलल वेक्टर है, यानी कि इसका इसका सेम काम करेगा, है ना। यानी इसके लिए जे यूनिट वेक्टर है तो इसके लिए भी जे यूनिट वेक्टर रहेगा। तो यूनिट वेक्टर जे, और कितना डिस्टेंस तक गया, तो बाई डिस्टेंस तक गया बच्चों। ये कितना डिस्टेंस तक गया, तो बाई डिस्टेंस तक गया, तो इसको हम लिख सकते हैं बाई जे वेक्टर। ये समझ में आया, यानी पीडी आपके पास हो गया, बाई जे वेक्टर हो गया। अच्छा पीडी, उसके बाद क्या किया, डी से यहाँ पे लिख दो क्यू, वो से पी की तरफ गया तो आपका आ गया एक्स आई वेक्टर, ठीक है। फिर पी से डी की तरफ गया, चूंकि ये बाई के पैरेलल है तो यहाँ पे हम बाई जे वेक्टर ले लिए। अब डी से क्यू, तो देखो डी से क्यू किसका पैरेलल है, डी क्यू किसका पैरेलल, तो डी क्यू पैरेलल है जेड वेक्टर, ये जेड एक्सिस का पैरेलल है ना, यानी इसका यूनिट इसमें काम करेगा, इसका यूनिट वेक्टर इसमें काम करेगा, और जितना डिस्टेंस है जितना डिस्टेंस है, तो यूनिट वेक्टर इसका क्या होता है, के कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। और कितना डिस्टेंस गया, जेड डिस्टेंस गया, कितना डिस्टेंस गया, तो जेड डिस्टेंस गया ना, तो यहाँ पे हम जेड डिस्टेंस कंसीडर करेंगे ना। और यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या हो सकता है, हमारा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ पे एक्स वाई जेड आपका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी स्केलर क्वांटिटी है। एक्स वाई जेड क्या बिलोंग कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी एक चीज यहाँ से फिर से समझते हैं यहाँ पे कि सर 3D प्लेन है, एक हम आर वेक्टर को कंसीडर किए हुए हैं, हमको आर वेक्टर को आई जे के फॉर्म में लिखना है। तो आर वेक्टर कैसे क्रिएट हुआ होगा, हम सबसे पहले वो समझते हैं। आर वेक्टर कैसे क्रिएट हुआ होगा सबसे पहले वो समझते हैं। तो आर वेक्टर सबसे पहले सर एक्स एक्सिस तरफ गया, तो एक्स एक्सिस आपका ओपी है, तो ओपी हम क्या लिखे, एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर। क्यों, क्योंकि आई हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या दे रहा है, डायरेक्शन, डायरेक्शन दे रहा है, यानी कि वो एक्स एक्सिस की तरफ है, वो एक्स एक्सिस की तरफ है। और एक्स हमें क्या बता रहा है कि कितना पॉइंट वो गया है एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कितना डिस्टेंस वो गया है एक्स एक्सिस की तरफ। तो एक्स डिस्टेंस गया, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 यूनिट जाए, 5 यूनिट जाए, 6 यूनिट जाए, है ना। अगर 6 यूनिट जाएगा तो 6 आई हो गया, 6 यूनिट जाएगा तो 6 आई हो गया। अच्छा पीडी है, अब उसके बाद आई की तरफ चल गया, अब वो बाई की तरफ जा रहा है, देखो पीडी बाई के पैरेलल, यानी कि दोनों कंसीडरेशन करेंगे। तो अगर बाई की तरफ जा रहा है तो वो क्या हो गया, बाई जे वेक्टर। क्यों, क्योंकि ये इसका यूनिट वेक्टर जे है, यूनिट वेक्टर क्या है, जे है, और बाई डिस्टेंस तक गया है। तो हम वेक्टर बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड। वेक्टर जब भी बनेगा तो यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड बन गया। उसी तरह से डीक्यू, तो डीक्यू हमारे पास क्या, देखो डीक्यू हमारा है जेड के पैरेलल, यानी जेड के बराबर, इसका यूनिट वेक्टर काउंट होगा तो इसका यूनिट वेक्टर के कितना डिस्टेंस तक गया, जेड, तो जेड डिस्टेंस तक गया, तो हमारा क्या हो गया, ये जेड के वेक्टर हो गया। अब
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, चौक निकाल रहे हैं, ये क्लियर है। अब हमें निकालना ये वाला पॉइंट, हमें निकालना क्या, ये पॉइंट निकालना है ना। तो यहाँ से ध्यान दो, अगर हम एक सेकंड के लिए इसको इस तरह से मैच कर दें, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ एक वेक्टर ये है, तुम समझिएगा यहाँ से, और यहाँ से एक वेक्टर ये है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ध्यान से अगर आप देख रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काम करेगा, यहाँ पे आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काम करेगा। कौन सा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो एक वेक्टर यहाँ से यहाँ गया, एक वेक्टर यहाँ से यहाँ गया, और एक वेक्टर यहाँ से आ रहा है, तो ये आपका रिजल्टेंट शो करेगा, है ना। ये आपको क्या शो करेगा, रिजल्टेंट शो करेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ गया ना। अगर जब ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो रिजल्टेंट यही शो करेगा ना, यानी ये रिजल्टेंट जो होगा इसका और इसका सम होगा। ये क्या है आपके पास, ये है ओपी और ये क्या है पीडी। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा ओपी वेक्टर प्लस पीडी वेक्टर, होगा कि नहीं होगा। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, ओपी वेक्टर प्लस क्या होगा, पीडी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर क्या है बच्चों, जल्दी बताइए। ओपी वेक्टर है, ये है एक्स आई, और पीडी कितना है, बाई जे कैप, सही है ना, बाई जे कैप, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब फिर से ध्यान देखिए, अब फिर से यहाँ पे ध्यान देखिए, एक ये ट्रायंगल, एक ये साइड और एक ये साइड और एक ये साइड कंसीडर कीजिए, एकदम ध्यान एकदम समझना है आपको। एक ये साइड इस तरह से, एक ये साइड और एक ये साइड, कौन सा है, ये यहाँ पे मैच कर रहा है, ये भी यहाँ पे मैच कर रहा है, और ये यहाँ पे मैच कर रहा है। अब बताइए इन दोनों का सम ये शो करेगा, शो करेगा ना, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इन दोनों का सम ये शो करेगा। तो ये क्या है, ये है आपका ओडी, ये आपका क्या है ओडी, और ये क्या है आपका डीक्यू, ये आपका क्या है डीक्यू। यहाँ पे आर नहीं लिखे, यहाँ पे ओडी लिखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। ओडी लिखेंगे तो हमारा ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हमें निकालना है ओक्यू निकालना है, हमें क्या निकालना है बच्चों, ओक्यू। ओक्यू ना, आर वेक्टर हमारे पास क्या है, ओक्यू वेक्टर है, आर वेक्टर क्या है, ओक्यू वेक्टर है। तो अगर हमें ये निकालना है तो इसका और इसका सम होगा, तो इसका और इसका सम होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, ओक्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओडी वेक्टर और प्लस डीक्यू वेक्टर। ओडी वेक्टर क्या है, ओडी वेक्टर है एक्सआई वेक्टर, एक्सआई यूनिट प्लस वाई जे यूनिट, और डीक्यू क्या हो जाएगा आपको बच्चों, देखो डीक्यू, डीक्यू क्या है, जेड के यूनिट, है ना, जेड यूनिट वेक्टर। तो यही आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया एक्स आई बाई जे के फॉर्म में, यानी आर का रिप्रेजेंटेशन आई जे के फॉर्म में, यानी आर यूनिट का जो वैल्यू होगा उसको हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यही है आपका बच्चों रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर एक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में क्या होगा, ये टूट गया। एक बार फिर समझते हैं इसको, ध्यान समझते हैं क्या हम किए हैं। तो क्या किए, सबसे पहला स्टेप ये है आपका, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप, और ये आपका हो गया थर्ड स्टेप, है ना। तो हम क्या किए, हमें सर रिप्रेजेंट करना है, हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आर वेक्टर को इसके कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करना है, आर वेक्टर को कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए, तो आर वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, तो सबसे पहले वो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस गया होगा, है ना, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस गया होगा, तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस गया होगा, तो ओपी हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इनटू एक्स एक्सिस जितना गया उतना। फिर पी के बाद वो बाई एक्सिस की तरफ, बाई लाइन की तरफ गया होगा, तो बाई के पैरेलल गया होगा, तो पीडी, तो पीडी क्या होगा, तो बाई इंटू जे के कैप हो गया, है ना, ये पीडी गया बाई इंटू जे कैप हो गया। फिर इसके बाद क्या आ गया, वो जेड के पैरेलल, तब नहीं हमें पहुंचा, पहले यहां से यहां। देखो ये आपको लग रहा होगा बच्चों देखने में कि लीनियर लाइन है, लेकिन लीनियर लाइन बच्चों 3D में, इमेजिन करो इसको, आप कॉर्नर देख करके 3D में इमेजिन कीजिए, इमेजिनेशन करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। तीन लाइन यहाँ पे इमेजिनेशन, यहाँ से ऐसे लाइन किया हुआ है, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, यहाँ से ऐसे निकला हुआ है। तो पहले एक्स की तरफ गया, उसके बाद बाई की तरफ गया, उसके बाद जेड की तरफ गया, है ना। तो एक्स की तरफ गया तो ये, बाई की तरफ गया तो ये, जेड की तरफ गया तो ये। तो अब यहाँ पे हम ध्यान लगाएं तो ये हमारे पास एक इस तरह का वेक्टर क्रिएट हो रहा है, यानी कि इन दोनों का एडिशन, सॉरी इसका और इसका एडिशन ये शो कर रहा है। देखिए इसका टर्मिनल पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है, इन दोनों का इस तरह सेम है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ये आ गया, ये क्या आ गया अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो वेक्टर है, ओडी जो वेक्टर है, वो इन दोनों का सम शो करेगा। तो ओडी वेक्टर सम शो किया, यानी ओपी वेक्टर प्लस पीड वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या है, एक्स प्लस आई वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर और वाई प्लस जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ये हो गया ओपी वेक्टर। अब हम इस ट्रायंगल में जब हम फॉलो किए तो ये हमारा ओक्यू वेक्टर, ओडी वेक्टर प्लस डीक्यू वेक्टर, ओडी प्लस डीक्यू वेक्टर। तो ओक्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम रिप्रेजेंट करेगा, तो इन दोनों का सम किए तो हमारे पास ये आ गया। तो आई थिंक रिप्रेजेंटेशन क्लियर है बच्चों सबको, है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसका हम लोग मैग्नीट्यूड समझेंगे, क्या समझेंगे बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड समझेंगे, है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड समझते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड हम समझेंगे यहाँ पे, तो जो जिसका जरूरत नहीं है उस चीज को हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं,
चलिए, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड समझना है तो सबसे पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड समझना होगा, ओडी का मैग्नीट्यूड समझना होगा। तो ओडी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अगर ओडी का आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो जाहिर से कहिएगा सर यहाँ पर तो 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल। और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि वाई एक्सिस से पैरेलल है, वाई एक्सिस को ही कंसीडर करेंगे एक तरह से, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये ध्यान रखो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो होगा ये हाइपोटेनस का काम करेगा। जिस तरह से आपका ये हो गया, एक तरह से ये हो गया आपका, ये आपका O, ये आपका D, ये आपका क्या हो गया? सॉरी O P D, इस तरह से काम करेगा। O P D ये हो गया, तो P आपका 90 डिग्री हो गया, तो P 90 डिग्री होगा तो OD नहीं निकलेगा। OD क्या निकल जाएगा आपको? सर OD तो आराम से निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। ये हम क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसका। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? OP का स्क्वायर, OP का क्या लिख देते हैं? स्क्वायर, हाँ, और प्लस OP और PD, इसी का ना, OP और PD का स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो चूंकि हम मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं बच्चों, हम क्या कर रहे हैं? बात मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि वो तो यूनिट वेक्टर है, वो तो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है हमें, उसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे OP वेक्टर हमारा क्या मैग्नीट्यूड क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये हो गया एक्स स्क्वायर, और PD वेक्टर क्या हो गया हमारा? वाई स्क्वायर, यानी कि OD वेक्टर क्या हो गया? OD वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। OD वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब सिमिलरली हमें निकालना OQ, यानी R का मैग्नीट्यूड। किसका निकालना है बच्चों? R का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो R का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो फिर से यहाँ पे देखो कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है? ये 90 डिग्री बन रहा है बच्चों, क्योंकि ये आपका क्या है? ये दोनों आपका क्या है? 90 डिग्री का क्रिएट कर रहा है, कर रहा है 90 डिग्री क्रिएट। तो जब ये दोनों 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए ना। अब तो आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो आप किसका? यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है तो OD का स्क्वायर और प्लस DQ का स्क्वायर, अच्छा वेक्टर ना, सॉरी, है ना, इसका वेक्टर का स्क्वायर। तो OD का स्क्वायर क्या दे रहा है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो OD का अंडर रूट ये है तो स्क्वायर करेंगे तो यही ना आ जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे। OD का अंडर रूट ये है तो स्क्वायर करेंगे तो यही चीज आ जाएगा। अब ये हमारा क्या है? DQ का स्क्वायर क्या है? जेड स्क्वायर, और ये अंडर रूट का अंडर रूट रह गया, अंडर रूट का अंडर रूट रह गया। यानी कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड आया, यानी कि इसका कंपोनेंट में आया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड जो आया वो आपका आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों आप सब लोग को। तो अब इसी के साथ हम लोग अपना अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अगले टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या पढ़ लेते हैं बच्चों? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बहुत इजी है, इसको आप नोट डाउन पहले कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए? चलिए, पोजीशन वेक्टर आपका फ्री वेक्टर नहीं है, बस पहले सबसे पहले ये ध्यान रखना है ना, पोजीशन वेक्टर आपका फ्री वेक्टर नहीं है। पोजीशन वेक्टर क्या है पहले वो समझते हैं हम लोग। तो कोई भी वेक्टर, किसी भी एनी वेक्टर रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, एनी वेक्टर रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। यानी कि अगर हम इसी का इसमें करो कंसीडर, अब ऑरिजिन, अब हम लोग 3 पॉइंट में लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। चलो दो ही ऐसे में ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये, तो इस पॉइंट को जब रिप्रेजेंट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन से स्टार्ट होकर के ये पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? पोजीशन वेक्टर। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा आपका ये O B, यानी R आपका हो गया पोजीशन वेक्टर। अच्छा, अब 2 पॉइंट आ गया तो चलो, ये तो एक पॉइंट था, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना था, पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर दे। पहले सबसे पहले इसका रिप्रेजेंट अति ले लेते हैं, फार्मूला डिफिनेशन। एनी वेक्टर रिप्रेजेंट अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। और सबसे ज्यादा इसका यूज होने वाला बच्चों, पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पोजीशन वेक्टर को फ्री वेक्टर क्यों नहीं कह सकते? क्यों? क्योंकि अगर हम पोजीशन वेक्टर यहाँ से उठा लिए तो फिर ऑरिजिन से वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा, वो ऑरिजिन से नहीं दे पाएगा, इसलिए ये हमारा फ्री वेक्टर नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, अगर हम 2 पॉइंट का बात कर रहे थे ना, चलो इसी में हम 2 पॉइंट का ले लेते हैं।
इसमें अगर हम 2 पॉइंट का ले लेते हैं, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, ठीक है। तो ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जैसे इसका तो खाली पॉइंट बी था तो पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर निकल गया, इसमें ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए और बी का, तो ए और बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। अगर ध्यान से अगर आपको देखना तो यहाँ जल्दी से इसको एक लाइन मिला लिए, एक लाइन मिला लिए। अब आपको इसको जिस तरफ मिलाना उस तरफ से मिला लीजिए, अगर आपको इधर ही मिलाना है तो इधर मिला लो, ठीक है। तो अब देखो फिर से यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ एडिशन काम करेगा, ट्रायंगल ऑफ एडिशन काम करेगा ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए ओ। तो अगर आपका ये दोनों काम कर रहा है तो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, देखो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर ओ बी वेक्टर होगा। रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा, ओ बी वेक्टर होगा। तो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, यानी कि जो ए बी वेक्टर है वो आपका क्या हो गया, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी कि जो ए बी वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। 2 पॉइंट का भी हम पोजीशन वेक्टर आपको बता दिए, हालांकि यूज तो आपको यही करना है, फिर भी इसको हम बता दिए कि अगर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी है और ये इस तरह से वेक्टर जा रहा है, तो यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ एडिशन देखें तो ओ बी वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा ओ ए प्लस ए बी, ओ वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा ओ ए प्लस ए बी को रिप्रेजेंट किया। तो ओ बी वेक्टर ओ बी को हम इधर ले आए, किसको इधर लाए, हाँ ओ बी को हम उधर ले गए, सॉरी ए बी को इधर लाए, तो ओ ए हमारे इधर हो गया, तो ओ माइनस ओ, तो ये हमारा क्या हो गया, ओ बी क्या है, ओ बी हमारा है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। देखो ओ बी हमारा क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ओ ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो दोनों को माइनस हो गया। तो चलिए उसका यूज हम लोग करने वाले हैं। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को इसको फिर से बना दें क्या, चलो इसको हम यहीं पे कर लेते, पहले इरेज ही कर लेते। देखो ध्यान से, अब जो हम लोग पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, हम लोग अब 3 चीज को पढ़ेंगे और उसके बीच में एक छोटा सा डेरिवेशन भी करने वाले बच्चों। उसके बीच में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, इसको भी हटा देते हैं। अब हमारे पास है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन और उससे पहले डायरेक्शन एंगल, इसको समझते हैं, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। तो चलिए एक हम ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम कंसीडर कर लिए, ये आपका हो गया x, ये आपका y, ये आपका क्या हो गया z। तो कोई एक हम वेक्टर कंसीडर करते हैं इस तरह से, क्या हमारे पास ये r कोई हमारे पास वेक्टर है, ये हम b ले लेते हैं, ये वो ले लेते हैं। तो ये जो वेक्टर है एकदम ध्यान दीजिए, वो तीनों एक्सिस से कुछ ना कुछ तो एंगल की बना रहा होगा, तीनों एक्सिस से वो कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा होगा। तो वो एंगल अगर हम कंसीडर करते हैं तो मान लिया जाए वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। देखो यहाँ पे कंसीडर, यहाँ समझना कि अगर एक्स एक्सिस है और ये वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, ये अल्फा एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये ऑब्ट्यूस नहीं है, ये यहाँ पे इमेजिनेशन कीजिए, ये 3D में है, ये क्या चीज में, 3D में आपको इस तरह से बन रहा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वेक्टर है, तो ये इस तरह से एंगल बना रहा है, ठीक है। अच्छा, बाई एक्सिस के साथ इसको हम ले लेते हैं अल्फा, ये हो गया अल्फा, ये ले लेते हैं बीटा, और बाई एक्सिस के साथ यही हमारा क्या है, ये बाई एक्सिस है, यहाँ पे एक सेकंड, इसके साथ ये बनाता है बीटा, इसके साथ क्या बनाता है बच्चों, बीटा, और जेड एक्सिस के साथ क्या बनाता है, गामा, क्या बना दिया बच्चों, गामा एंगल बना दिया, ये हो गया जेड एक्सिस के साथ। यानी कि ऐसे समझो ना कि अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसको इस तरह से लिए तो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, जेड एंगल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, और बाई एंगल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, यानी कि सभी एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा ही। अब इमेजिन कीजिए अगर एक कॉर्नर से, अब आपके दीवार के एक कॉर्नर से एक हम लाइन ड्रॉ कर दें, मतलब बीच में से हम यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर दें, तो वो लाइन तीनों साइड से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट करेगा, और उसी एंगल को बोलेंगे बच्चों अल्फा, बीटा और गामा। इसी एंगल को हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन एंगल। इसी एंगल क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, डायरेक्शन एंगल। क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्शन एंगल। अब इससे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, अगर हम क्या कर दें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये तो आपका वेक्टर है, ये आपका क्या है, वेक्टर है ना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें cos अल्फा, तो cos अल्फा क्या लेंगे, तो यहाँ पे आप इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या ये पहले समझ में आया आपको, हम क्या लिख दिए, यानी कि अगर ये ट्रायंगल में फोकस करते हैं, इस ट्रायंगल में अगर हम फोकस करते हैं तो cos अल्फा जो होगा वो cos अल्फा क्या होगा, दिस अपॉन दिस, तो इसमें हमको वेक्टर नहीं लेना, इसका मैग्नीट्यूड लेना ना, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो x अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। तो यहाँ से आपका x का जो वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू क्या आ जाएगा,
कॉस अल्फा इंटू आर वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये आर वेक्टर हो गया। अच्छा इसी तरह से बाई में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दे तो क्या हो जाएगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू बाई अपॉन, यानी कि बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस बीटा आर वेक्टर का मॉडुलस। तो इसी तरह से जेड का क्या हो जाएगा बच्चों, जेड का क्या हो जाएगा, कॉस गामा इज इक्वल टू, तो इसी तरह जेड का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस गामा और मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अब हम लोग क्या है, डायरेक्शन एंगल तो हो गया, डायरेक्शन एंगल क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा हो गया, है ना। अब हम क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बच्चों, देखिए ये जो कॉस अल्फा हो गया, ये कॉस बीटा हो गया और कॉस गामा हो गया, इसको बोलते एल, इसको बोलते एम और इसको बोलते एन। एक सिंपल सा हम नाम दे दिए एल एम और एन। क्या नाम दे दिए बच्चों, एल एम और एन। और यही एल एम और एन आपका डायरेक्शन कोसाइन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको इरेज कर लेते थोड़ा सा जेड वाला, अच्छा यहीं पे लिख देते हैं ना, यहाँ पे तो आ ही जाएगा। यही आपका क्या है बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन। आप डायरेक्शन कोसाइन क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि कॉस एंगल निकाल रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइन इसको किस लिए बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि इसमें हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कॉस एंगल का निकाल रहे हैं। तो आई थिंक आपको अभी तक डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइन क्लियर है। डायरेक्शन एंगल क्या है बच्चों, कि अगर कोई भी हम लोग 3D म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से, यानी कि 3D प्लेन में एक वेक्टर को कंसीडर करते हैं, तो वो वेक्टर तीनों एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। तो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, बाई एक्सिस से बीटा एंगल और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना लिया, है ना। तो वो एंगल को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। अब जैसे ही एंगल बनाया तो इसका अगर हम कॉस निकालते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस अल्फा आपका क्या कहलाएगा, एल, यानी कॉस अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये कॉस अल्फा इंटू आर वेक्टर। कॉस बीटा इसका वैल्यू आ जाएगा, बाई का वैल्यू कॉस बीटा इंटू आर वेक्टर, और कॉस गामा जेड का वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, यही आपका एल एम और एन है। इसको हम क्या लिख दें, कॉस अल्फा को लिख दिए एल, और कॉस बीटा को लिख दिए एम, और कॉस गामा को लिख दिए क्या बच्चों, एन। और एल एम एन आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। क्या हो गया बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन। अब एक हम लोग एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले, और इसको इरेज करने के बाद एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उसको क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि उसका बहुत यूज आता है बच्चों, उसका बहुत यूज आ रहा है। ये प्रूफ करना होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है, एल स्क्वायर इक्वल टू एम, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। चलिए कोई एक आर वेक्टर लेते हैं, तो आर वेक्टर लेते हैं, तो एक्स आई बाई जे कैप, जेड के कैप, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आपको वैल्यू बताए हैं कि अगर कोई एंगल बन रहा है तो एक्स का वैल्यू क्या होता है, कॉस अल्फा आर वेक्टर, यही ना होता है ना। तो एक्स का वैल्यू पुट करो, अभी भी बताएंगे, मिटाने से पहले बताया था ना, एक तो बता था ना। तो एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा आर वेक्टर, बाई का वैल्यू क्या था, कॉस बीटा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, जेड का वैल्यू क्या था, कॉस गामा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा के कैप का के कैप भी लिख दो ना, के कैप का के कैप हो गया। सब में हम देख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कॉमन निकल रहा है, तो निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कॉमन। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कॉमन, तो बचा क्या, कॉस अल्फा आई कैप छूट गया, आई कैप, कॉस बीटा यहाँ पे भी जे कैप छूट गया बच्चों, जे कैप, और कॉस गामा के कैप, है ना। आई कैप का है कैप, ये आपका एक्स का वैल्यू है, ये आपका जे कैप का जे कैप, ये बाई का वैल्यू है, जेड कैप का जेड कैप, ये आपका जेड का वैल्यू है। तो यहाँ से इसको हम यहाँ डिवाइड करते हैं, तो आर कैप डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा के कैप, ठीक है। इससे कुछ पता चल रहा है आपको, यानी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, अगर हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो हमारा रिजल्टेंट क्या आता है बच्चों, रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर। क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत है आपको, नहीं ना, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब बताइए अगर हम दोनों का मॉडुलस निकालते हैं, यानी दोनों का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या होगा, आपको बताए हैं आर वेक्टर में बताए थे ना, अगर आर वेक्टर है इसका कंपोनेंट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसका हमारा मैग्नीट्यूड क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। तो इसके पास एक्स जगह पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, तो हमारे पास हो जाएगा कॉस अल्फा का स्क्वायर कॉस बीटा का स्क्वायर कॉस गामा का स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट जब इधर आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा
कॉस स्क्वायर गामा, और यही चीज आपका क्या हो गया 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या नाम दिए हम लोग बच्चों 1, सॉरी कॉस अल्फा का वैल्यू क्या था, कॉस अल्फा का वैल्यू एल था, अभी लिखाए थे ना, कॉस अल्फा एल था तो एल स्क्वायर, कॉस बीटा क्या था एम था तो एम स्क्वायर, कॉस गामा क्या था एन था तो एन स्क्वायर। तो ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। काफी इजी था, आई थिंक आपको प्रूफ में कोई खास दिक्कत नहीं है। तो ये आपका डायरेक्शन एंगल हो गया, डायरेक्शन को साइन हो गया, ये प्रूफ हो गया। प्रूफ हम लोग कैसे किए एक बार हम फिर से देखते हैं, एक बार फिर से समझते हैं इसको। कि कोई भी हम वेक्टर कंसीडर किए आर वेक्टर, उसको हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक किए एक्स आई कैप, जे कैप, वाई के कैप और जेड के कैप, ठीक है। अब हम एक्स का वैल्यू पुट कर दिए क्योंकि हमारे पास एंगल पता है, अभी हम निकाले एक्स का एंगल पता है और उसको मॉडुलस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का वैल्यू पुट किए, ये वाई का वैल्यू पुट किए, जेड का वैल्यू पुट किए। सभी में हमारा जेड का मैग्नीट्यूड कॉमन लेकर के इसको इधर डिवाइड किए, इसको इधर डिवाइड किए तो हमारे पास क्या आ गया यूनिट वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। यहाँ पे cos अल्फा cos बीटा cos गामा और आई कैप जे कैप के कैप बचा, सबका स्क्वायर कर देते हमारे पास आ गया। तो ये भी रेशियो, ये भी आपका ये है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक सिंपल टॉपिक बचा है डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन हो गया, डायरेक्शन रेशियो है ना, डायरेक्शन रेशियो देखो, डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा, डायरेक्शन एंगल कौन हो गया अल्फा बीटा और गामा, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया एल एम और एन। अब है डायरेक्शन रेशियो, तो बच्चों डायरेक्शन रेशियो को सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ा पहले वो देखते हैं, इसका नीड क्या है, इसको इरेज करें आप, ये क्लियर कॉन्सेप्ट आपको, चलिए इसको हम इरेज करते हैं। सब लोग लिख चुके हैं ना, चलिए तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो का जरूरत क्यों है। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, आपको अगर हम कोई सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछते हैं, एकदम बहुत सिंपल सा, कि आपको एक किलो का अगर दाम निकालना है, 1 किलो का प्राइस निकालना है, आपको किसी भी चीज का 1 केजी का प्राइस निकालना है, आपको 0.05 ग्राम का प्राइस पता है, 0.05 ग्राम का प्राइस पता है, तो 1 केजी का प्राइस निकालना है, तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी, इसलिए आप जानबूझ करके इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास क्या आ जाए 5 ग्राम आ जाए, और फिर इसके रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू मतलब वैल्यू निकाल करके उसको हम लोग सेटिस्फाइड कर देते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहे थे समझ ध्यान से, कि अगर आपके पास 1 केजी किसी भी चीज का वैल्यू आपको निकालना है, प्राइस निकालना है, और आपको इसका प्राइस दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड करने के बजाय आप क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, ये 5 ग्राम हो गया, यानी 5 ग्राम का दाम आपको पता चल गया, 5 ग्राम का दाम चलिए इसका दाम मान लीजिए 20 पैसा था, इसका ग्राम का दाम क्या था 20 पैसा था, तो इसमें 20 में 100 मल्टीप्लाई कर दिए तो आपके पास क्या हो गया 2 रुपये हो गया। तो अब 5 ग्राम का 2 रुपये हो गया, तो 1 केजी का हम आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। तो हम 0.5 ग्राम और 20 पैसा की जगह पे हम 5 ग्राम और 2 रुपये लिए, क्या लिए 2 रुपये लिए। तो इससे हमारा क्या हो गया कैलकुलेशन ईजी हो गया बच्चों, इससे हमारा क्या हो गया कैलकुलेशन ईजी हो गया। अब यहाँ पे आप आइए, कॉस अल्फा एल है, कॉस बीटा एम है और कॉस गामा आपका एन है। अब बताइए कॉस अल्फा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, तो -1 से 1 के बीच में। तो ज्यादा कंडीशन क्या है आपका 0.67, 0.58, 0.67 कुछ भी आएगा ना, यानी 0 पॉइंट में आएगा। ज्यादा फेवरेबल कंडीशन तो आपको 0 पॉइंट समथिंग में ही आने का, इसका भी 0 पॉइंट समथिंग, यानी कॉस बीटा कॉस गामा सभी का अगर रिजल्टेंट अगर हम देखें, यानी आंसर हम निकालें, वैल्यू निकालें, तो 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा तो कैलकुलेशन एक लिटिल बिट लेंदी, कैलकुलेशन इज लिटिल बिट लेंदी। अगर हमको इजी करना है तो क्या करेंगे, इसको प्रोपोर्शन में लाएंगे। देखो इसको 100 मल्टीप्लाई कर दी ना, प्रोपोर्शन में ला रहे हैं, प्रोपोर्शन में लाने का मतलब क्या है, इसको अगर हम इससे डिवाइड कर दें और इसको इससे डिवाइड कर दें तो बात तो बराबर है। बात समझिए, अगर इसको डिवाइड इससे इससे डिवाइड कर दे, इसको इससे डिवाइड कर दे, इससे डिवाइड कर दे, बात बराबर ही हो गया ना। यानी कि अगर हम एल एम एन हमारे पास कोई पॉइंट है, यानी एल एम एन हमारे पास कोई भी वैल्यू है जो कि हमारा पॉइंट में आ रहा है, उसको अच्छे सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हम 3 प्रोपोर्शनल में नंबर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, 3 प्रोपोर्शनल में नंबर ले लेते हैं, ए बी सी, और तीनों का प्रोपोर्शन सेम लेते हैं। और तीनों का प्रोपोर्शन क्या लेते हैं, सेम लेते हैं। यानी कि अगर हम L/A करें, M/B करें तो वही चीज आ जाए, है ना। जैसे कि इसमें देखो दिस क्या करेंगे, इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो 100 ही आएगा ना, 100 ही आएगा ना। तो हम 0.5 को मान लेते हैं एक सेकंड के लिए L, और इसको मान लेते हैं हम लोग A, इसको मान लेते हैं हम क्या M, और इसको मान लेते हैं B। तो देखिए अगर हम क्या कर देते हैं, L की जगह पे अब A लेंगे, L की जगह पे हम क्या लिए A, और दोनों का डिवाइड हमारा 100 है। देखो L की जगह पे हम क्या लेंगे, A लेंगे, दोनों का डिवाइड क्या 100, यानी L और A एक विशेष प्रोपोर्शन के अनुसार बन गया। अब विशेष प्रोपोर्शन के अनुसार बन गया तो उसका फायदा में क्या मिलेगा, A हमारा एक बड़ा अच्छा क्वांटिटी मिलेगा, यानी कि अच्छा क्वांटिटी मिलेगा जिसके कारण हम लोग कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं, जिसके कारण क्या कर सकते हैं बच्चों। तो
देखिए बच्चों, एल पे ज्यादा कैलकुलेशन इजी होगा कि ए पे ज्यादा कैलकुलेशन इजी होगा? मल्टीप्लाई इसमें हम सॉल्व कर दिए, इसमें मल्टीप्लाई सॉल्व कर दो, जाहिर सी बात है कि सर एल की जगह पे ए कंसीडर करते हैं तो कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा, एम की जगह पे अगर हम बी कंसीडर करते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या कर लिए, एल और एम और एन के प्रोपोर्शनल में ए बी सी एक नंबर ले लिए, जिसके कारण कैलकुलेशन इजी हो जाए। ये दोनों का डिवाइड हमेशा सेम रहेगा, जैसे एल अपॉन ए, देखो एल अपॉन ए करेंगे 100 आ जाएगा, एम अपॉन बी करेंगे हमारा 100 आ जाएगा। प्रोपोर्शनल क्या रहेगा हमेशा, ये इसका कांस्टेंट प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ये जो एबीसी नंबर है, ये जो एबीसी नंबर है, ये है आपका डायरेक्शन रेशियो, या कहीं कहीं पे दिया जाता है डायरेक्शन नंबर। ये जो एबीसी नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो डायरेक्शन एंगल क्या था, अल्फा बीटा गामा, डायरेक्शन कोसाइन क्या था, एल एम और एन, और डायरेक्शन रेशियो सर, डायरेक्शन रेशियो है कि एल एम एन के प्रोपोर्शनल में हम 3 नंबर लेते हैं ए बी और सी। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए। तो ये जो एबीसी नंबर है उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ना? यानी अब आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है।